नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन मिगलानी। एक बार फिर से एक मॉक इंटरव्यू में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे सामने एक और स्टूडेंट है, एक और लर्नर है जो AISMS कॉलेज से हैं। इनसे आज बात करेंगे हम लोग। रिसेंटली इन्होंने परस्यू किया है हमारा डेटा साइंस एनालिटिक्स का प्रोग्राम, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं उसमें। पाइथन, SQL, मशीन लर्निंग, पावर BI, टैब्लियो, ये सारे कोर्सेज के बारे में इन्होंने जाना है। तो इनका कोर्स ऑलरेडी शी इज़ ऑलरेडी परस्यूइंग द कोर्स, तो कोर्स ऑलरेडी चल रहा है इनका। सो इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछ सकता बिकॉज इट्स अ स्टार्टिंग जर्नी फॉर हर। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक इंटरव्यू सेशन जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन, SQL, मशीन लर्निंग, और अगर टाइम परमिट करेगा तो हम लोग एनालिटिक्स पे भी जाएंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ आपका। अपना नाम मेरे को बताइए प्लीज़ एक बार। Sir, myself Bhavna Sharat Chandra Datta. I am currently pursuing BTech. I am in third year in AISSMS IIT College. I am currently pursuing AIDS degree कहाँ पे है आपका कॉलेज? वे एग्जैक्टली इज योर कॉलेज? near RTO office. ओके। ये मॉक इंटरव्यू देने से पहले आपने कुछ तैयारी की थी? नहीं, कुछ तैयारी नहीं करी? हाँ। जो आपको क्लास में पढ़ाया गया, हाँ, आप वही। तो कुछ भी रिवाइज नहीं किया आज की मॉक इंटरव्यू रिवाइज को? किया है। रिवाइज किया हाँ, था। थोड़ा। ओके। तो क्या क्या रिवाइज किया आपने? पाइथन के बेसिक रिवाइज करके आई हूँ और SQL की थोड़ा फार क्यूरीज और ML के एल्गोरिदम्स। ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? हम SQL से स्टार्ट करें, पाइथन से स्टार्ट करें, या फिर हम लोग मशीन लर्निंग से स्टार्ट करें डायरेक्टली? मशीन लर्निंग। जैसा आपको ठीक लगे। उसके अलावा मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आपके ट्रेनर कौन थे ईथन्स में और आपको क्या क्या पढ़ाया गया वहाँ पे? फर्स्टली स्टार्टेड विथ पाइथन। पाइथन को अमित सर थे और नेक्स्ट SQL और डेटा साइंस को पीयूष सर। हाँ, पीयूष सर। सर अच्छा, थे। पीयूष सर ने आपको हाँ, पढ़ाया था। और ओके। फिर जन AI को हिमांशु सर। हिमांशु सर जेनेटिव AI हिमांशु पढ़ा सर रहे थे। हैं अभी, या हो चुका है कोर्स वो भी? अभी नेक्स्ट वीक हुआ सर। अच्छा, वो चल रहा वाला, है। हाँ, जन AI हुआ। अब पावर BI टैब्लू अभी चालू, अच्छा, मतलब पावर BI होगा टैब्लियो अभी चालू नेक्स्ट वीक से। होगा। हाँ, ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो हम लोग पाइथन के इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं पहले। हाँ, चलिए। देन मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम लोग आसान चीज़ें करें एंड देन वी कैन मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस उसमें आएगा। ठीक है। पाइथन में आप मुझे बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, सो दैट मैं उसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे करूँगा। पाइथन में ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फंक्शंस, हूप्स भी पढ़ा है। वंडरफुल। और उसके अलावा कुछ मॉड्यूल्स पढ़े हैं आपने? नमपाई, पैंडास, हाँ, NumPy pandas भी पढ़ा है। मैटप्लॉटलिब, ये सब कुछ हाँ। पढ़ा है आपने? ठीक है। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने इम्यूटेबल और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुना है पाइथन में? हाँ, सुना है सर। मुझे एक्सप्लेन करिए डिटेल में व्हाट एग्जैक्टली इज म्यूटेबल एंड व्हाट इज इम्यूटेबल इन पाइथन। Mutable data types means which can be changeable, means such as list, डिक्शनरी हो और सेट। मतलब उसका जब हम मेमोरी एड्रेस चेक करें, सपोज एक लिस्ट है, हम उसका मेमोरी एड्रेस चेक करें, कुछ तो मेमोरी एड्रेस आया, फिर बाद में उसमें हम कुछ ऑपरेशंस किए, सच एज अपेंड किया, कुछ इंसर्ट किया, डिलीट किया, और फिर उसका मेमोरी एड्रेस चेक किया तो वही मेमोरी एड्रेस रहेगा। मतलब हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हुआ म्यूटेबल। और इम्यूटेबल मीन्स विच कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सच एज टपल। if we check the memory address of tuple, then if it something prints, and if we changes that string, or if we changes that tuple, then it shows the different memory address, means memory address changes when objects different object creates, that is immutable. ठीक है, वंडरफुल। ठीक है, तो मुझे कुछ एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन से म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हुए? दो नाम दीजिए मेरे को कोई। म्यूटेबल लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। वंडरफुल। और दो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के नाम दीजिए। इम्यूटेबल स्ट्रिंग, टपल, इंटीजर। ओके, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहाँ ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे और कहाँ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे? आपके हिसाब से क्या इसका आंसर होना चाहिए? इफ़ एक ही ऑब्जेक्ट के साथ हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम म्यूटेबल के साथ चल सकते हैं। और इम्यूटेबल मतलब इफ़ यू वांट टू क्रिएट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट थिंग्स,
or different operations, then we can go with immutable. तो ये तो डेफिनेशन हो गई म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी की, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक कोई भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार यहाँ पे मैं इम्यूटेबिलिटी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। चलो मैं आपसे एक हिंट के तौर पे बात करता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मुझे एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना है जिसमें स्टूडेंट का नाम है, उसकी एज है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका एड्रेस है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की आपके किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। आपके हिसाब से कौन सा यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहिए, म्यूटेबल या इम्यूटेबल? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। नहीं, एक मिनट। आराम से सोचो, कोई बात नहीं। आप बहुत सही, आप लाइक योर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। सिर्फ मैंने आपको एक क्वेश्चन घुमा के पूछा है। म्यूटेबल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लेकिन स्टूडेंट की आईडी और रोल नंबर तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन स्टूडेंट के कुछ मार्क्स होंगे वो चेंजेस होंगे हमेशा होते हमेशा, रहेंगे। तो उसमें हम म्यूटेबल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे म्यूटेबल हाँ। ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि Yes. डेटा चेंज होते चेंज जा होते रहा जा है। रहा है। ओके, लेट्स से इंडिया में जो सिटीज़ हैं, हाँ। मेरे पास पुणे है, मेरे पास मुंबई है, मेरे पास दिल्ली है, बैंगलोर है, चेन्नई है। मुझे इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को स्टोर करना है। हाँ। मैं क्या यूज़ करूँगा, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट या म्यूटेबल ऑब्जेक्ट? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। क्यों? वो चेंज नहीं होगा, डेटा कायम फिक्स रहेगा। एग्जैक्टली। जहाँ पे भी डेटा आपका कांस्टेंट रहेगा, जहाँ पे आप उसको चेंज करना ही नहीं चाहते, चाहे एक्सीडेंटली चाहे इंटेंशनली, वहाँ पे हम इम्यूटेबल यूज़ करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, इम्यूटेबल क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज जब हम लोग डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो नॉर्मली हम लोग डेटा को रेफरेंसेस में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे फंक्शन के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करना हो गया, या फिर APIs के लिए डेटा ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग वहाँ पे कोशिश करते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट यूज़ करें, क्योंकि एक तो डेटा ट्रांसफ़र फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा ऑप्टिमाइज रहता है पूरा का पूरा। इस केस में हम लोग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आपने पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आंसर किया, रियली अप्रिशिएट कि आपने अच्छी पढ़ाई करी है। हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव हो सकते हैं? हाँ, yes. ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मैं आज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और आपने पढ़ाई करी हुई है। Okay. तो सेकंड क्वेश्चन विच आई रियली वांटेड टू आस्क यू अबाउट इज शैलो कॉपी, और आपने डीप कॉपी के बारे में सुना है कभी पढ़ाते वक्त? ओके, ग्रेट। बताइए क्या होता है शैलो कॉपी? Sir, shallow copy means when we create any string or we do any changes in that string, then it does not affect the original thing. And deep copy means it fully creates the independent copy of the list or string. थोड़ा और इसको इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करिए प्लीज। Suppose we have made one list and आपने एक लिस्ट बनाया, ठीक है, हाँ, और उसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं। सपोज A इज इक्वल्स टू, और एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट बनाए, तो हम उसके अंदर सपोज चेंज करना चाहते हैं कि फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट वाला इंडेक्स। ओके। तो अगर हमने दो कॉपीज़ बनाए, शैलो कॉपी और डीप कॉपी, देन शैलो कॉपी वो एज इट इज जो हमारा लिस्ट होगा वही रहेगा, और डीप कॉपी जो होगा वो चेंजेस करके आएगा हमें। मतलब वो हमने जो A ऑफ सपोज 0 और 0 मतलब फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट वाला एलिमेंट चेंज करना है, तो वो चेंज करके हमें डीप कॉपी में आएगा आउटपुट। ओके, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने का कोशिश करो। शैलो कॉपी में आउटपुट लूप्स पे कुछ डिपेंड नहीं रहते। ओके, लेट्स से मेरा एक फंक्शन है कॉपी करके जो लिस्ट क्लास के अंदर है। आपने लिस्ट क्लास के फंक्शंस के बारे में आपको पता है? जैसे हमारे पास फंक्शन होता है अपेंड, एक्सटेंड, वहाँ पे एक फंक्शन होता है कॉपी करके। वो किस टाइप का कॉपी हुआ? क्या वो शैलो कॉपी हुआ या वो एक डीप कॉपी हुआ? शैलो। आंसर आपने ठीक किया है बिल्कुल, पर मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि आपने जो पहले आंसर दिया था उसमें आपने ये कहा कि अगर मैं इंडेक्स की वैल्यू चेंज करती हूँ तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंजेस होंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ शैलो कॉपी।
बट यहाँ पे आपने बोला जो कॉपी Shallow फंक्शन में। है हाँ। लिस्ट के अंदर वो भी शैलो बना रहा है। इसका मतलब अगर मैं लिस्ट 1 इक्वल्स टू लिस्ट डॉट कॉपी करता हूँ तो जो भी एलिमेंट्स आते हैं लिस्ट के मेरे पास, अगर मैं लिस्ट 1 में चेंजेस करूँगा तो लिस्ट में चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो वो तो डीप कॉपी रहा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप उसका आंसर करो क्योंकि ऑडियंस को पता लगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि शैलो कॉपी जो होगी ना वो फिर बाद में हम जब चेंज करेंगे तो नहीं चेंज होती, मतलब फर्स्ट टाइम जब क्रिएट होगा तो वही रहेगी, और डीप कॉपी में हम बाद में भी फिर चेंजेस किए तो उस पर अफेक्ट करेगा, मतलब हमें क्रिएशन पे। ठीक है, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं एक बार। हाँ, yes. ठीक है, देखो ये कंफ्यूजिंग क्यों है? कंफ्यूजिंग इसलिए है कि बिकॉज आप पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना तो शैलो कॉपी डिफाइन करी गई है जो C++ में डीप कॉपी डिफाइन किया गया है। तो ये हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इफ़ वी आर कमिंग फ्रॉम C++ बैकग्राउंड। जो ओरिजिनल डेफिनेशन होती है शैलो कॉपी की ये होती है कि लेट्स से अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, फाइन, और मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट उससे क्रिएट कर रहा हूँ, फाइन। जैसे मेरे पास एक नंबर्स करके एक ऑब्जेक्ट है जो एक लिस्ट है जिसके अंदर लेट्स से 5 डिफरेंट नंबर्स हैं और मैंने बोला नंबर्स 1 इक्वल्स टू नंबर, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने डायरेक्ट असाइनमेंट कर दिया। अब अगर मैं नंबर 1 में कोई चेंजेस करूंगा तो मेरा जो ओरिजिनल लिस्ट है नंबर्स उसमें भी चेंजेस होंगे। एक्चुअल में इसको हम लोग बोलेंगे, अगर C++ बैकग्राउंड से तो इसको बोलेंगे हम लोग शैलो कॉपी। आप इनफैक्ट अगर गूगल भी करोगे तो इसको ही शैलो कॉपी बोला जाएगा कि अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो, फाइन, तो आपके ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ शैलो कॉपी एज पर C++। बट एक दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज अ डीप कॉपी। डीप कॉपी का मतलब ये हुआ हम लोग अब डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं करते, हम लोग कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं COPY। तो अगर मैं बोलूंगा तो बोलूंगा नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर डॉट कॉपी, जबकि मेरे पास नंबर क्या है, एक लिस्ट है। जब जैसे मैंने बोला डॉट कॉपी, इसका मतलब नाउ आई एम नॉट टेकिंग द पॉइंटर, मैं सिर्फ उसके एलिमेंट्स को ले रहा हूं और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा दैट शुड नॉट बी रेप्लिकेटेड इनटू मेन ओरिजिनल वन, ठीक है, जिसको हमने बोला डीप कॉपी, अगर मैं C++ बैकग्राउंड से हूं। बट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब मैं पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन को देखता हूं, खासकर ये कॉपी फंक्शन जो लिस्ट में अवेलेबल है या डिक्शनरी में अवेलेबल है, इन दोनों फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है बोथ विल क्रिएट अ शैलो कॉपी। तो हमेशा स्टूडेंट भी कंफ्यूज होता है और इंटरव्यूअर भी कंफ्यूज होता है कि बेसिकली शैलो कॉपी और डीप कॉपी हुआ क्या, क्योंकि दोनों एक डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। C++ कॉन्सेप्ट जो दे रहा है वो शैलो कॉपी का डीप कॉपी का उल्टा दे रहा है, और पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा क्योंकि ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए कि शैलो कॉपी डीप कॉपी क्या होती है। बट अगर हम पाइथन में हैं तो थोड़ा सा हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर नया कॉपी क्रिएट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे शैलो कॉपी, अगर नया कॉपी क्रिएट नहीं हुआ उसको हम लोग बोलेंगे डीप कॉपी, अगर हम पाइथन में हैं तो। अगर हम लोग C++ बैकग्राउंड से आए हुए हैं तो हम लोग शैलो कॉपी और डीप कॉपी का डेफिनेशन थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। तो अभी इसलिए मैंने जानबूझ के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे पूछा क्योंकि मैं चाहता था कि आप भी जानो इसके बारे में और ऑडियंस भी जाने इसके बारे में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलें। ओके, थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लैम्डा के बारे में। सो मुझे बताओ कि व्हाट इज लैम्डा एंड व्हाई वी यूज लैम्डा इन पाइथन। लैम्डा इज वन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन यूज़ करने, मतलब फंक्शन को एक नेम डिफाइन करने की वजह से हम डायरेक्टली उसे लैम्डा भी यूज़ करके शॉर्ट वे में फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं लैम्डा यूज़ करके। और इलैबोरेट करो और एक्सप्लेन करो। सपोज P हमने फंक्शन लिया P इज इक्वल्स टू और कुछ P ऑफ सपोज कुछ पास किया 3 ऑब्लिक कुछ तो, और फिर ऊपर लैम्डा P लैम्डा P इज टू, अगर प्रिंट P किया तो वो फंक्शन P हमें 3 ऐसा प्रिंट होके आएगा। मतलब फंक्शन के हिसाब से हम फंक्शन के इंस्टेड हम लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं।
बहुत सही बोला आपने, बट यहाँ पे थोड़े करेक्शंस हमें करने चाहिए। पहला आपने बोला कि लैम्डा क्या है, लैम्डा एक फंक्शन है। लैम्डा एक्चुअली में फंक्शन नहीं होता, लैम्डा इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो लैम्डा एक कीवर्ड हुआ जिसका काम होता है एक एनोमिनस फंक्शन क्रिएट करना। बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू मैं फंक्शन बना सकता हूँ, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकता हूँ। सिंपलेस्ट वे में, पाइथोमेटिक वे में हम लोग इसको बोल सकते हैं। लैम्डा मल्टीपल पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, रिटर्न सिंगुलर वैल्यू को करता है। ये हमें आइडिया है। लैम्डा को हम यूज कहाँ करते हैं? टू रीयूज द कोड रीयूजेबिलिटी में। कोड रीयूजेबिलिटी में, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन का काम ये हुआ। आपने कहीं लैम्डा को यूज किया इससे पहले? ड्यूरिंग द असाइनमेंट, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, कभी आपने कुछ बनाया हो उस टाइम पे किसी फंक्शन के पैरामीटर में, कभी कुछ याद नहीं आ रहा है लेकिन किया है। ओके, दैट्स वंडरफुल। नॉर्मली हम लोग लैम्डास को यूज़ करते हैं फंक्शंस के पैरामीटर्स के थ्रू, जैसे मैप हो गया, सॉर्ट हो गया, सॉर्टेड हो गया, फिल्टर हो गया। वहाँ पे हम लोग लैम्डास को यूज़ कर सकते हैं टू बेसिकली अप्लाई द वैल्यू, अप्लाई द फंक्शन ऑन ईच एंड एवरी वैल्यूज विच इज़ अवेलेबल इन टू दैट। ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग लैम्डा की। अच्छी बात है, आपको आइडिया था लैम्डा के बारे में। मैं आपसे एक और ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट इज़ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन? पाइथन का ही क्वेश्चन है, और साथ ही साथ ये लूप से बेटर क्यों है? Sir, list compression is a way to create a list. Instead of using the whole for loop, we can create it in a single line. And why it is better than loops is it is efficient and optimizable and faster than the loops. ओके ओके, कौन कौन से कॉम्प्रीहेंशन के बारे में पता है आपको? For और while loop भी यूज़ कर सकते हैं लिस्ट कॉम्प्रेशन में, if else कंडीशंस। कौन कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? वाइल लूप तो यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ, कौन कौन से कॉम्प्रीहेंशन बना सकते हैं हम लोग, कभी देखा है? फॉर आई इन रेंज यूज़ करके। हाँ, दैट्स बेसिकली अ सिंटैक्स। बट कौन कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? जैसे हमने बोला लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, इसका मतलब आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट। फाइन, और कौन कौन से कॉम्प्रीहेंशन बना सकते हैं? स्ट्रिंग का कॉम्प्रीहेंशन। स्ट्रिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता हमारे पास एक तो डिक्शनरी होता है, एक सेट होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको एक बार जाके रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जनरेटर के बारे में कभी सुना है आपने? व्हाट इज जनरेटर्स? फंक्शंस। जनरेटर भी एक पाइथन का एक ऑब्जेक्ट होता है। इसके बारे में कभी सुना है आपने? क्लास में कभी पढ़ाया गया जनरेटर्स के बारे में? पढ़ाया तो गया होगा डेफिनेटली, याद नहीं होगा मुझे लगता है। डेकोरेटर्स आपने पढ़े हैं, अच्छी बात है, बट जनरेटर्स के बारे में कभी पढ़ा है या पढ़ा है आपने, या याद है आपको एग्जैक्टली जनरेटर्स क्या होते हैं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमें इंटरव्यू में 100% आंसर्स करने होते हैं, बट यस, अगर हमें आता है तो वी हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स। अगर नहीं आता तो इट्स ओके, लाइक यू कैन ऑल्सो ऑलवेज आस्क एन इंटरव्यूअर कि मैं आज घर जाके एटलीस्ट एक बार देखूंगी कि जनरेटर क्या होता है, एंड देन आई कैन एबल टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, एक मैं शायद पाइथन का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देन वी कैन मूव टू सीक्वल एंड मशीन लर्निंग पार्ट। ठीक है, मैं एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना कि आप क्या करोगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप आते हो तो। लेट्स से मुझे एक फाइल है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख, नहीं 1 लाख कम हो गए, आई वुड से 1 मिलियन, 10 लाख डेटा है। फाइन, मुझे इस फाइल को पाइथन के थ्रू रीड करना है। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब सिर्फ आप सोचो कि आपको क्या करना चाहिए कि आप फाइल को अच्छे से रीड कर पाओ, डेटा को हैंडल कर पाओ, डेटा को मैनिपुलेट कर पाओ, और सही प्रोग्राम को ख़त्म कर दो। So what do you think, what are the steps you need to follow while reading that 1 million file data? And this is basically a text file, एक CSV फाइल ले लो, सिंपल सा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल है। आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? That's it.
इनपुट फीचर्स मतलब फीचर सिलेक्शन, जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स है उसी पे ध्यान देना, और इंडेक्सिंग यूज़ करके भी पाइथन में कर सकते हैं। कुछ और आपके दिमाग में? 1 मिलियन डेटा है आपके पास, 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं। कुछ सोचो कि हम लोग इन सिनेरियोज में कैसे कर सकते हैं, क्या परफॉर्म कर सकते हैं। अब बहुत सही बोला आपने, रियली अप्रिशिएट कि आपने एक अच्छा स्टार्ट किया। और सोचो, मतलब यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि नाउ व्हाट वी नीड इज वी नॉट नीड स्पेसिफिक कॉलम्स। मुझे अब मान के चलो उसमें 50 कॉलम है, आई डोंट नीड 50 कॉलम्स। माई वर्क कैन बी डन विथ 3 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, 6 कॉलम, डिपेंडिंग अपॉन अ टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट आई हैव। फाइन। तो आपने एक बहुत अच्छा आंसर दिया कि मुझे जो कॉलम्स चाहिए सिर्फ मैं उसी पे फोकस रखूंगा या रखूंगी। आई कैन नॉट टेक ऑल द कॉलम्स। दैट्स वन थिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लगता है इसमें? और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अब 1 लाख रिकॉर्ड हैं। आई कैन नॉट एबल टू स्टोर दिस 10 लाख रिकॉर्ड इन टू एन ऑब्जेक्ट बिकॉज डेटा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो आई कैन नॉट, बिकॉज रोज है ना मेरे पास, कॉलम तो हमने डिसाइड किया, रोज का क्या। अब आई कैन नॉट टेक ऑल द रोज एंड स्टोर इन टू वन ऑब्जेक्ट। मुझे उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मुझे सारा एक साथ प्रोसेस नहीं करना, मुझे लाइन बाय लाइन फोकस करना है। Fine. So this is also one of the point which you think that we can able to think of. आपको क्या लगता है? और अब 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं, तो अब मुझे एग्रीगेशंस किस पे करने हैं? बिकॉज उससे मुझे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट चाहिए होगा। जो भी एग्रीगेशन मुझे कॉलम पे चाहिए, रो पे चाहिए, मैं उस पर ही करूँगा। आई कैन नॉट एबल टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी डेटा विच इज़ अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर फाइल। तो मैं डेटा को स्क्वीज करने की कोशिश करूँगा, एग्रीगेट करने की कोशिश करूँगा, जिससे मेरे रिकॉर्ड्स कम। दैट्स कुड बी वन पॉइंट। और कुछ? मैं मल्टीपल थ्रेड्स का काम यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, मल्टीपल थ्रेडिंग्स का, मल्टीपल थ्रेड्स चलाऊँ रिकॉर्ड्स पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगा तो मुझे जो फाइल ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो ओपन रहेगा, तो या तो मैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का यूज़ करूँ या फिर उसको अपने आप क्लोज करूँ। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम। ठीक है, आप अभी 3rd ईयर में हो, अभी आपने इतना एक्सप्लोर नहीं किया होगा, बट इस टाइप के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हो सकता है वो आपसे पूछे कि आपने डेटाबेस पे कनेक्ट किया हो। अब डेटाबेस कनेक्शन के टाइम पे व्हाट ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ, या आपने कोई एपीआई बनाई है पाइथन में जिसमें आप किसी डेटाबेस से वेबसाइट से डेटा फेच करके ला रहे हो। सो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड भी इंटरव्यूज़ में आते हैं। हमें उनके लिए कैसे करना है, हमें उनके लिए प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उन चीज़ों का ध्यान रखना जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में दीज थिंग्स आर टेकिंग केयर ऑफ। ठीक है, ध्यान रहेगा अगली बार से। ग्रेट। आपने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया पाइथन का। ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ 60-70% आपके क्वेश्चंस अच्छे थे। दैट्स वंडरफुल। आपने तैयारी अच्छी करी है। मैं अगर होता तो आपको सिलेक्ट कर सकता था यहाँ पे। ठीक है, हम लोग मूव करें नेक्स्ट फेज पे, और नेक्स्ट फेज हमारा रहेगा सीक्वल, एसक्यूएल। तो मुझे आप पहले यही बता दो कि सीक्वल यूज़ क्यों करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीक्वल इन आईटी इंडस्ट्री? डेटा को हैंडल करने के लिए। अब रियल वर्ल्ड में तो बहुत सारा डेटा होता है, तो हम सब कुछ डेटा एक साथ रीड नहीं कर सकते, तो जितना इम्पोर्टेंट डेटा है उतना रीड करना है। कुछ उसमें चेंजेस लाने हैं तो हम एसक्यूएल डेटा को डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ कर ठीक है, सकते आपने कौन कौन से डेटाबेसेस के नाम सुने हैं अभी तक? हैं। 2-3 नाम कुछ गिनवा दो डेटाबेसेस के। मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, पोस्टग्रेस और पीएचपी,
PHP is a programming language. right. आपने सही कहा, MongoDB is a NoSQL database, it's not an RDBMS. आपने बात की अब Postgres की, जो एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है. उसके अलावा आपने कुछ और सुना हो कभी? Oracle के डेटाबेसेस के बारे में सुना है आपने? Oracle हाँ, Oracle सुना। बहुत फेमस है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग Oracle. MySQL के बारे में सुना है? हाँ, Oracle का ही एक ओपन सोर्स है विच इज कॉल्ड एज अ MySQL. उसके बारे में सुना है आपने? SQLite के बारे में कभी सुना है? सुना है सर। ठीक है. SQLite बहुत एक स्मॉल डेटाबेस है. नॉर्मली बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिफ़ॉल्ट अपने सिस्टम में देते हैं. तो ग्रेट बेसिक आइडिया आपको है. मुझे बताओ कि नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं डेटाबेसेस में? डेटा को मतलब रिपीट डेटा को अवॉइड करना है तो हम नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स यूज करते हैं. उसमें टाइप होते हैं, फिर 1NF, 2NF, 3NF. थोड़ा और एलेबोरेट करो. देखो, जब भी आप आंसर देते हो ना, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है. मुझे लगता है मेरे क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं आपके आंसर्स से. थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ठीक है, दिस इज़ वाई वी आर डूइंग इट, दिस इज़ वाई वी आर नॉट डूइंग इट. ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. हम लोग बहुत सही जा रहे हैं. आपने सही आंसर दिया. जस्ट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और उसको एक्सप्लेन करो. एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर सकते हो? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रहेगा. सपोज नॉर्मलाइजेशन में हमने डेटा सेट क्रिएट किया और उसमें 1 फॉर भावना है और 2 फॉर सपोज हितांश कुछ तो है, और फिर मुझे 1 यूज़ करना है, फिर भावना, ऐसे पर रिपीट यूज़ करना है तो हमेशा के लिए 1 कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा. तो हम उसे डायरेक्टली 2 टेबल में भी डिवाइड कर सकते हैं. बिल्कुल सही जा रहे हो. मल्टीपल टेबल्स में हम लोग रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं. नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स और बताओ. कोई बात नहीं. दूसरे क्वेश्चन पे अगर आप चाहते हो तो मैं चलता हूँ, अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन एज वेल. आपने कीज़ के बारे में सुना है? फॉरेन की, प्राइमरी की, ये एग्जैक्टली क्या होती हैं? प्राइमरी की मतलब वन ऑफ द यूनिक कॉलम इन योर डेटा सेट, एंड फॉरेन की मतलब विच रेफर्स टू द अनदर विच इज़ द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, एंड फॉरेन की इन वन ऑफ द टेबल, देन इट इज़ फॉरेन की. मतलब वो की जब दूसरे टेबल में प्राइमरी की है और एक आध टेबल में ऐसी एक कॉलम है तो उसे फॉरेन की, और प्राइमरी की मतलब वो वन ऑफ द यूनिक की होंगी, मतलब उसके हिसाब से ऑल डेटा कनेक्ट होगा उस प्राइमरी की के हिसाब से. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक टेबल है, वी हैव अ प्राइमरी की हियर, देयर इज अनदर टेबल व्हिच हैव अ फॉरेन की ओवर देयर, व्हिच इज बेसिकली set of a primary key which is coming from a different table. So why we are creating a primary key and foreign key here? हम क्यों बना रहे हैं उसको? रिपीट डेटा है तो उसका डेटा मेन जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. ऐसे दोनों के बीच का रिलेशन कैसे सेट कर रहे हैं? एक टेबल मेरे पास है जिसमें सारी की सारी प्राइमरी की है, एक टेबल मेरे पास है जिसमें सारी की सारी फॉरेन कीज हैं. तो अब इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे सेटअप कर रहे हैं हम लोग? दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड 2 डिफरेंट टेबल्स ना. जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग एक प्राइमरी की है, देन वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स व्हिच इज हैविंग अ फॉरेन की व्हिच इज बेसिकली अ प्राइमरी की कमिंग फ्रॉम दिस टेबल. दोनों का बीच का रिलेशनशिप किसके थ्रू बिल्ड कर रहे हैं? फॉरेन की से. मतलब तो हम लोग जब भी मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं तो एक टेबल का रिलेशनशिप हम लोग फॉरेन की से बनाते हैं. दैट्स अ रीज़न फॉर क्रिएटिंग अ फॉरेन की इनटू टेबल्स. दैट्स वंडरफुल. बहुत अच्छा आंसर दिया. एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं इसमें. आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सपर्टाइट करते हैं प्रोसेस को. मुझे फाइंड आउट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, लेट्स टॉक अबाउट एन एम्प्लॉय टेबल which has certain records. इसमें डिपार्टमेंट्स हैं.
IT डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट। मुझे फाइंड आउट करना है कि IT डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। तो मुझे एक क्वेरी लिखनी है जिसमें मैं फाइंड आउट करूं द काउंट ऑफ द पीपल इन IT डिपार्टमेंट। कैसे करेंगे? सिलेक्ट वेरी गुड, और, सिलेक्ट। हम लोग सिलेक्ट क्वेरी सब का यूज डेटा देखना करेंगे। है तो स्टार यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार, काउंट ऑफ, कौन अपना HR होगा तो HR, मतलब काउंट ऑफ HR, काउंट ऑल कौन से कॉलम। कॉलम है? हाँ, कॉलम कौन सा और- आएगा? कॉलम इज अ डिपार्टमेंट है। हाँ, तो कॉलम हमारा डिपार्टमेंट, मतलब सिलेक्ट स्टार काउंट डिपार्टमेंट एज, उसका कुछ नाम देना है हमें कॉलम को, तो वो दे सकते हैं ठीक है, एज फ्रॉम, और टेबल का नेम हमारा। ठीक है। तो ये तो सारे कॉलम्स का मेरे को काउंट दे देगा, बट मुझे सिर्फ HR के करस्पॉन्डिंग या एडमिन के करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का काउंट फाइंड आउट करना है। वेयर बहुत डिपार्टमेंट बढ़िया। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू लगा के दे सकते जो कंडीशन में दे दी। अगर मेरे को IT का फाइंड आउट करना है Is तो आई से equals to सिलेक्ट IT. काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हैं। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT, मुझे काउंट मिल जाएगा। सिंपल है ये, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट का काउंट चाहिए तो तो IT में condition कितने हैं, HR में कितने हैं, एडमिन में Group कितने by. हैं। ग्रुप बाय लगा सकते वंडरफुल। ग्रुप बाय क्यों यूज करते हैं हम लोग? पर्टिकुलर डेटा, मतलब एक आधा ग्रुप के, वन ऑफ द ग्रुप के डेटा शो करने के लिए। मतलब यहाँ पे अगर IT डिपार्टमेंट के अकाउंट डिस्प्ले करने हैं और IT डिपार्टमेंट के बारे में कुछ तो डिस्प्ले करना है तो। नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है कि ग्रुप बाय हमने क्यों यूज किया है यहाँ पे। क्वेश्चन है ग्रुप बाय क्यों टोटल यूज। काउंट देना है अगर ग्रुप का, अगर टोटल ग्रुप पे कोई वर्क करना है तो मोर थोड़ा और इलैबोरेट करो। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। थोड़ा मेरे को लगता है एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। एक आधे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उस टोटल डेटा के बारे में कुछ एक डिस्प्ले करना है तो ग्रुप बाय यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन से दिस इज यूज फॉर एग्रीगेशन। हाँ, तो ग्रुप बाय इज यूज फॉर एग्रीगेशन हेयर। सो हम एग्रीगेट कर रहे हैं, किसके बेस पे एग्रीगेट कर रहे हैं? डिपार्टमेंट के बेस पे। ठीक है, तो एग्रीगेट कर रहे हैं डेटा को, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ग्रुप बाय। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, वेरी गुड। जॉइन के बारे में कभी सुना है आपने? हाँ, सुना है। कितने जॉइंस होते हैं? इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। बस मुझे इतना ही जानना था कि आपको पता ही नहीं पता। दैट्स वंडरफुल। ठीक है, एक और सिनेरियो देता हूँ आपको। मेरे पास एक टेबल है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज भी है। हाँ, ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है वो एम्प्लॉय जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, फर्स्ट नहीं सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, जो IT डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? हाँ, आपको लिखना है तो लिख सकते हो उसको कि मुझे वो एम्प्लॉय फाइंड आउट करना है जिसकी सेकंड हाईएस्ट है पर जो IT डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है। सिलेक्ट। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और प्रोबेबली हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये सीक्वल का। देन वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट विच इज ML। सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी। वेरी गुड। फ्रॉम, हम टेबल नेम, सपोज एम्प्लॉय टेबल नेम है तो फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर सैलरी इज लेस देन, इन ब्रैकेट, मतलब नेस्टेड क्वेरी आएगी अब, मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। वंडरफुल। मैं यही जानना चाह रहा था नेस्टेड क्वेरी के बारे में। आपको नेस्टेड क्वेरी का आइडिया है? हाँ, सब एक क्वेरीज query बोलते को- हैं उनको। हाँ, ठीक है, सब queries। थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो उसके बारे में। वन क्यूरी के बीच में अगर हम दूसरी कौन सी क्यूरी लगा देते हैं तो वो नेस्टेड क्यूरी हो जाए। वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, हमने अच्छा इंटरव्यू दिया SQL का। बस मुझे थोड़ा लगा कि और एक्सप्लेनेशंस हमारे पास होने चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर थे, वेरी गुड। थोड़े एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होने चाहिए यहाँ पे। तो एक आपके लिए मेरा फीडबैक रहेगा, चाहे हमने पाइथन का दिया, हमने SQL का दिया, आपको बहुत बोलना है इंटरव्यू में।
कॉन्फिडेंटली बोलना है, ठीक है। हाँ। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना और बहुत ज़्यादा बोलना। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ एक हेजिटेशन है, और हेजिटेशन होना बहुत नॉर्मल है। अभी आप 3rd ईयर में हो, अभी आप 4th ईयर में जाओगे, आप इंटरव्यू फेस करोगे, डिफरेंट मल्टीपल इंटरव्यूज फेस करोगे, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्रोबेबली ये हमारी एक स्टार्टिंग जर्नी है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए और आपको फीडबैक दिया जाए। दैट्स मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मशीन लर्निंग से स्टार्ट करें। मशीन लर्निंग में बताओ क्या क्या पढ़ा है आपने। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग में सुपरवाइज में रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन में फिर उसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन में उसके टाइप्स। वंडरफुल, ठीक है। तो Algorithms। मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं, हाँ। मुझे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि क्लासिफिकेशन कहाँ यूज करेंगे, रिग्रेशन कहाँ यूज करेंगे। मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, मैं समझ सकता हूँ मशीन लर्निंग है तो ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बट एज अ फ्रेशर मैं आपसे थोड़े छोटे छोटे सवाल पूछूंगा जिसमें आप मुझे बताओ कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, रिग्रेशन क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं। सर, क्लासिफिकेशन मीन्स टू डिवाइड आवर डेटा इन क्लासेस। मीन्स सपोज ब्लड ग्रुप हो गया, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, मतलब फिक्स 5 ब्लड ग्रुप्स है, उसमें ही क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो और सपोज जेंडर होगा फीमेल मेल, तो हम क्लासिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन का वन ऑफ द एग्जांपल इज स्पैम ईमेल और नॉट स्पैम ईमेल, वो। वंडरफुल। और रिग्रेशन में अगर हमें कंटिन्यूस आउटपुट वैल्यू चाहिए तो हम रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, सच एज टेम्परेचर हुआ और स्पेसिफिक टेम्परेचर हुआ, रेंज हुआ, मतलब कोई भी चेंज होते हुए वैल्यू होगी तो हम जो वैल्यू रिग्रेशन चेंज यूज़ होती है, कर ठीक है। तो एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स से मुझे हाउसिंग, घर के प्राइसिंग का हाँ। प्रेडिक्शंस करना है, मैं क्या यूज करूंगा, क्लासिफिकेशन यूज करूंगा या रिग्रेशन यूज करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे 2 क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के नाम बताइए जो भी आपको आइडिया है। लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री। और कोई? लॉजिस्टिक तो रिग्रेशन का पार्ट हो गया आपका, क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया, और कोई मुझे एग्जांपल दो। सर, लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन ही तो है। रिग्रेशन भी होता है, क्लासिफिकेशन भी होता है, दोनों होते हैं। रैंडम फॉरेस्ट, वो भी दोनों होते हैं। रैंडम फॉरेस्ट, वेरी गुड। और कोई नाम बताओ क्लासिफिकेशन का, और कोई एग्जांपल बताओ। क्लासिफिकेशन का एग्जांपल, ग्रेडियंट बूस्टिंग। डिसीजन ट्री बताया हमने, हाँ। रैंडम फॉरेस्ट बताया, केएनएन सुना है आपने कभी? हाँ, सुना है। तो वो एक क्लासिफिकेशन का एग्जांपल हुआ। और कोई एग्जांपल बता सकते हो? ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन किस कैटेगरी में आए, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग? सुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज लर्निंग का एक कोई एग्जांपल बता दो। पीसीए और एक एडाबूस्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो आई थिंक बेटर हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आपने कभी ओवर फिटिंग के बारे में सुना है? हाँ। अंडर फिटिंग के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। क्या होता है ये? ओवर फिटिंग मीन्स डेटा को समझने की वजह से उसे रटना, मतलब 100% अगर डेटा मॉडल हमारा एक्यूरेसी दे रहा है तो मीन्स हुआ वो ओवर फिटिंग। और अंडर फिटिंग मतलब हमारा डेटा अच्छे से नहीं वर्क कर रहा, मतलब उससे डेटा अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो वो हुआ अंडर फिटिंग। कैसे अवॉइड करेंगे उसको? कैसे मोर एक्यूरेट मॉडल्स को इवैल्यूएट करेंगे हम लोग? दूसरा मॉडल लगा के भी कर सकते हैं मॉडल की एक्यूरेसी, और इम्पॉर्टेंट फीचर्स, नहीं तो हमारा डेटा सेट बहुत छोटा है तो वो एक्यूरेसी कम ही देगा। तो हमारा डेटा सेट की एंट्रीज बढ़ा देनी चाहिए, मतलब डेटा सेट जितना ज़्यादा होगा उतना मॉडल अच्छे से ट्रेन होगा और एक्यूरेसी भी उतनी अच्छे से आएगी। आपने मशीन लर्निंग में कोई प्रोजेक्ट किया? हाँ, किया है। कौन सा किया, वो समझाओ मेरे को। शुगर केन वाला किया था, मतलब डेटा सेट के इमेज दे के उसे रिग्रेशन लगा के ऐसे स्ट्रीमलाइट पे किया था। सिर्फ कोई प्राइस प्रेडिक्शन था उसमें? थोड़ा समझाओ, पूरा एक्सप्लेन करो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब कॉलेज लेवल में मिनी प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो उसमें किया था। एक
शुगर एनालिसिस का था। मतलब मुझे एक डेटा सेट मिला गूगल पे, वो इमेजेस का था डेटा सेट, मतलब उसमें बहुत सारे इमेजेस थे। और इन वीएस के फोल्डर में मैंने उसे डेटा सेट बना दिया ऐसे कि हेल्दी के इमेजेस एक साइड, और मतलब शुगर कैन के लीफ का, और मोइजैक बोल के कुछ तो डिसीज़ होता है लीफ का, वो उसके फ़ोटोज़ एक साइड। तो मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि कौन सा भी गूगल का इमेज डालो आप लीफ का शुगर केन के, तो वो प्रिडिक्ट करके देगा कि ये हेल्दी लीफ है, क्या बर्न्ट लीफ है, क्या मोइजैक है, उसे वो वाला बना दिया था। वो वाले में मॉडल ही यूज़ किया था ऐसा एमएल का Okay. ही प्रोजेक्ट था वो। ओके ओके। और यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट किया? यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं किया। कुछ छोटा सा POC बनाया हो? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप मॉडल की एक्यूरेसी कैसे अच्छी करोगे उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि मॉडल एक्यूरेट हो। कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे कि मॉडल आपका ये प्री एक्यूरेट हो? प्रोसेसिंग अच्छी हुई तो मॉडल एक्यूरेसी अच्छी हो देगी। फिर वी कैन यूज स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन लाइक टेक्निक्स टू गिव बेटर एक्यूरेसी। लेबल एनकोडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है वो रिमूव कर सकते हैं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। मतलब डेटा को अंडरस्टैंड कर लेना पहले पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक आपके लेवल पे दिस इज़ क्वाइट गुड। ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए और आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। एक फीडबैक जो मैं देना चाहता हूँ दैट इज़ वेरी कॉमन फीडबैक कि हमें क्या करना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करूँगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसको बढ़ाइए। जैसे आपका क्या हो रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर दे रहे हो, वो बिल्कुल एकदम स्क्वीज़ में ऑप्टिमाइज्ड वे में इंटरव्यूअर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कम्युनिकेशन को होल्ड करना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे, हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका इतना रेलेवेंट आंसर दो कि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ही ना कर पाऊँ, कि आप सारी डिटेल्स को कवर करो। जैसे मैंने आपसे पूछा लैम्डा, आपने उसको एक छोटी सी ड्यूरेशन में बताया कि लैम्डा ये होता है। या मैंने पूछा कि मॉडल्स की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो। आपने 2-3 चीज़ें बोली, बट इफ़ यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट अबाउट 10 डिफरेंट पॉइंट्स, इट विल बी गुड फॉर मी टू कंसिडर यू, बिकॉज कंपटीशन बहुत है। ठीक है, हमें कंपटीशन में अव्वल आना है। और अव्वल कैसे आएंगे? जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अच्छी बात है, हमने पढ़ाई करी है, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, वेरी वेरी गुड। द ओनली थिंग इज वी नीड टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स। वंस वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दोज थिंग्स, मेरे को लगता है कि वर्क डन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें करोगे। ठीक है, कैसा रहा आपका मॉक इंटरव्यू? इसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताओ। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए और अगली बार नेक्स्ट टाइम अच्छे से मैं और मेहनत करके आऊँगी, sure. और अच्छे से करूँगी और 100% आंसर दूंगी विद डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से। ठीक है।